कि डाउट आया? हाँ कहे कुलसुम, आवाज आ रही कि नहीं? सर नहीं। हाँ सर आ रही है। ओके। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो टाइप होते हैं, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी जो मोशन हो वो स्ट्रेट, जितने भी न्यूटन की जो इक्वेशन बनाई गई है ना मोशन की, वो सब स्ट्रेट या लीनियर के लिए बनाई गई। स्ट्रेट और लीनियर का मतलब एक ही चीज होता है। जैसे किसी कार का मोशन करना या हम अर्थ में चलते हैं तो हमारा जो मोशन होता है वो स्ट्रेट मोशन होता है। तो जो भी सीधे टाइप का मोशन की स्टडी करते हैं उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा स्टडी हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की करने वाले। उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कोई भी मोशन हो। फॉर एग्जांपल कोई कार है जो सर्कुलर चल रही है, तो जब कोई कार सर्कुलर चलती तो मान लो उसकी पोजीशन यहाँ पर थी और उसके बाद एक कर्व बनाते हुए एक पोजीशन पे वो रुकी, तो यहाँ पर जो कर्व बना रही थी ये सर्कल फॉर्मेशन में वो कार कवर कर रही है डिस्टेंस, तो बीच में एक एंगल बनता है। अगर सेंटर से उस कार का डिस्टेंस देखो तो ये जो एंगल है उस कार के डिस्टेंस को बताता है। तो एंगल बेस पे अगर कोई चीज के डिस्टेंस की स्टडी करते हैं तो उसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टडी कर ली है। करेक्ट। तो हम लोग इसमें लीनियर की स्टडी करेंगे, एंगुलर की थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो आते हैं हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं एक्चुअली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने एक ऑब्जेक्ट से टाई किया। ये मास वाला ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। उसको नेचुरल स्टेट में रखा, वो स्टेट जहां पर ये स्प्रिंग नॉर्मल रहे, मतलब कोई मोशन ना करे, ठीक है। इसमें मैंने दो ऐसी पोजीशन बताई, वो पोजीशन जहाँ पे स्प्रिंग जाएगी ना तो एकदम फैल जाएगी, और दूसरी जो ई है वो एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे जाएगी तो एकदम कंप्रेस हो जाएगी। ये दो पोजीशन है, ठीक है। अब अगर मुझे ये है मेरा सरफेस, जो सरफेस एकदम पॉलिश सरफेस है, जिसकी वजह से जब ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेशन करेगा ना तो उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो सरफेस की वजह से, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं हाथों से और उसको हाथों से पकड़ के राइट साइड में घसीटते हैं। जाहिर बात है जब मैं राइट साइड में घसीटूंगा तो अपनी एक्चुअल पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन से उसको मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक घसीटा। जैसे उसको घसीटूंगा तो मेरे हाथ में क्या फील होगी, फोर्स फील होगी। वो फोर्स क्या जाती है कि ये स्प्रिंग लेफ्ट साइड जाए, और मैं डिस्टेंस कैसा कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड डायरेक्शन कवर कर रहा हूँ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे पर डिपेंड तो है पर आनी ना अपोजिट डायरेक्शन। जब भी कोई चीज अपोजिट होती है तो फिजिक्स में उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्टेंस, दिस माइनस रिप्रेजेंट द अपोजिट, ठीक है। तो यानी मैं स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट को राइट साइड घसीट रहा हूँ तो मुझे फोर्स कैसा फील हो रहा है, उसका अपोजिट फील हो रहा है। जितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ उस डिस्टेंस के अपोजिट मुझे फोर्स फील हो रहा है। समझ में आया यहाँ तक? अब जाहिर बात है जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा वो स्प्रिंग उस डिस्टेंस से वापस से मेन पोजीशन से होते हुए कहां पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ पड़ेगा। और जब पूरा कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होने पर क्या होगा, उस स्प्रिंग के अंदर ताकत आएगी। कौन सी ताकत? उतनी ताकत आएगी कि उस वापस इस ऑब्जेक्ट को वापस से बाहर फेंकेगी, करेक्ट, राइट की तरफ फेंकेगी। फिर वो एक्सपांड होगा, फिर मेन पोजीशन से वापस कंप्रेस होगा, और इस तरह से ये रिपीटेटिव स्प्रिंग मोशन करते रहेगा। समझ में आया? देखो मैंने ये एग्जांपल मैंने लटकाए हुए ऑसिलेटरी मोशन की दी थी। देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट मोशन है, और मैंने शायद दिखाया भी था तुम्हें। एक एग्जांपल मुझे यहाँ पर भी मिली थी, देखो ये वाली। इसमें ये जो मोशन हो रहा है स्प्रिंग का, ये है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है कैसे मोशन हो रहा है? तो ये जो पोजीशन है एक्चुअली ये मेन पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, और ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन है। एक पोजीशन पे वो स्प्रिंग फैल रही है, एक में वो कंप्रेस हो रही है। दिख रहा है तुम लोग को? एक में कंप्रेस, एक में फैल रही है। अंडरस्टूड किस तरह से वर्क हो रहा है? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो ये कंप्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले केस देखते हैं। आप क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा ठीक है गाइस मेरे को बताओ कि ये अभी स्प्रिंग कौन सी पोजीशन पे, तो गाइस बोलेगा सर एक्सट्रीम पोजीशन पे। बोलेगा कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट वाली में या लेफ्ट वाली में, कंप्रेशन या एक्सपांशन वाली? तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। इसमें क्या करो, एक ग्राफ बना दो, कार्टेशियन बनाओ। मान लो ये मेन पोजीशन मेरा वाई एक्सिस है और ये है मेरा एक्स एक्सिस, करेक्ट। अब हम लोग को बेसिक ग्राफ की प्रॉपर्टी पता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव एक्सिस होता है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी बोलूंगा ना बता स्प्रिंग कहाँ पे, तो तुम लोग बोलोगे सर अगर वो राइट साइड में तो बोलोगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, और अगर लेफ्ट साइड पे है दैट मीन्स कंप्रेशन में
तो तुम लोग बोलेंगे सर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अंडरस्टूड? उससे भी अच्छा एक ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग क्या, अल्फाबेट दे सकते हैं। अगर लेफ्ट में तो पी और अगर राइट में तो आर। जैसे ही पी बोलोगे मैं समझ जाऊंगा नेगेटिव साइड पे, जैसे ही आर बोलोगे मैं समझ जाऊंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर मीन पे है तो तुम लोग क्या बोलोगे, ओ अल्फाबेट बोलोगे। जैसे ही ओ बोलोगे मैं समझ जाऊंगा कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन मीन पर है। समझ में आया यहाँ तक स्प्रिंग कॉन्सेप्ट? अब देखो मैंने इक्वेशन बना ली थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ना प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं इज इक्वल टू करके माइनस के एक्स लिख दूंगा। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन बनी फोर्स की वो किसके बेस पर बनी, इस स्प्रिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे बनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब स्प्रिंग एक्सपांड हुई तो वापस से रिटर्न बैक क्यों हुई, और जब कंप्रेस हुई तो वापस से एक्सपांड क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? कैस, कुलसुम, फरहान, साइमा। सर वो स्प्रिंग का पोटेंशियल है उतना। स्प्रिंग का पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल उसकी एनर्जी, अब उसे एनर्जी मिल कैसे रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स से मिल रही है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, देखो जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो वो कंप्रेशन ने उसे एक एनर्जी दी, एक रीस्टोर फोर्स दी। वो फोर्स जो रीस्टोर हुई, ठीक है, पहले स्टोर नहीं थी, रीस्टोर हुई। अब वो जब फोर्स रीस्टोर हुई तो वो फोर्स ने पुश किया इसको, ठीक है, ताकि मैं वापस नॉर्मल हो जाऊं। पुशिंग में वो वापस एक्सपांशन हुई, एक्सपांशन में वापस से स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स आई, वापस से वो बैक हुई। ये याद रखो, यहाँ पर जो फोर्स है अगर ऐसी जा रही है तो डिस्टेंस अगर ऐसा कवर कर रही है तो फोर्स हमेशा उस डिस्टेंस के अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने जो देखा उसी को आप वर्ड में बोलना है। तो वर्ड में क्या बोलना है, अ लीनियर पीरियोडिक मोशन जब कोई बॉडी या स्प्रिंग करता है तो इन विच एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड उसके मेन पोजीशन होती है, जो चाहती है कि वो मेन पोजीशन पे आके रुक जाए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स, कितनी पावर में फोर्स लग रही है, 2.5 न्यूटन, 200 न्यूटन, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ना तो क्वेश्चन इज हमें क्या मिली फोर्स की इक्वेशन माइनस के एक्स, पर न्यूटन लॉ के हिसाब से फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को इधर ही रहना है तो फोर्स को लेफ्ट साइड ले लो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, करेक्ट। अब मुझे पता है फोर्स की मेरे को इक्वेशन क्या मिली थी, माइनस के एक्स, तो मैं वो पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखो के और एम, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है फिक्स होता है, के तो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो फिक्स चीज को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे के और एम ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए मैं एक सिंबल ले लूंगा ओमेगा। तो यहाँ पर जब भी तुमको के अपॉन एम दिखाई देगा तो उसकी जगह पे तुमको क्या लेना है, ओमेगा लेना है। समझ गए? तो यहाँ पे के अपॉन एम है इसलिए मैं क्या ले लूंगा, ओमेगा स्क्वायर ले लूंगा। समझ में आया? अब ये ओमेगा क्या है, तो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिल गई एक्सेलरेशन की, क्या मिली, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई डाउट है यहाँ पे? कैस, कुलसुम, साइमा, फरहान, आगे बढ़े। नो सर। अब हम लोग हाँ को सर। एक चीज याद ही हाँ रखो, सर। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, जब भी कोई डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे ना तो उस एग्जाम्पल का डिस्टेंस अलग से फॉर्मूला बनाएंगे, उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी अलग से बनाएंगे, उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अलग से बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखो, ये तीनों चीज का फॉर्मूला उस एग्जाम्पल के बेस पर बनाना है हमें। ठीक है, मान लो अगर पेंडुलम यूज किया तो उसका भी फॉर्मूला बनाएंगे, ऐसे अलग अलग। तो हर एक चीज का अलग अलग फॉर्मूला बनाएगा और इस चैप्टर के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट में तुमको ये चीज करना ही करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा चलो स्प्रिंग के बारे में बता, एक्सप्लेन करो, तो तुमको ये फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा। और इस फॉर्मूला को बनाने के लिए अब मुझे सबसे पहले इसको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। डिफरेंशियल करूंगा तभी मैं ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा है। इस सर डिफरेंशिएशन कब करना है और इंटीग्रेशन कब करना है पता कैसे चलेगा? डिफरेंशिएशन कब करना है और इंटीग्रेशन कब करना है, जब चीजों को ऐड करते हैं ना तो हम ये इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। और जब हम छोटी छोटी चीज की स्टडी करते हैं ना, या छोटी चीज का हैपन हो रहा है या टाइम के बेस पे कोई चीज का हैपन हो रहा है, ठीक है, या कोई चीज स्मॉल चीज है, स्मॉलेस्ट चेंज हो रहा है, तब हम डिफरेंशियल का या लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो देखो कोई भी बदलाव यहाँ पर जो मोशन में हम लोग बदलाव देख रहे हैं वो टाइम बेसिस पे हो रहा है, इसलिए मेरे को डिफरेंशियल यूज करना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने मैथ्स में देखा है डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट तभी यूज कर सकते हैं जब कोई चीज का बदलाव टाइम के बेस पे हो। बोलते हैं ना डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हैं ना तुम लोग, तो इसी वजह से मैं डिफरेंशियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे।
क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे देखो पहले से पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो माइनस के एक्स होता है, पर न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब डिफरेंशियल का इस्तेमाल करके मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताऊंगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को इसी में पुट कर दूं तो वो जगह डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही है? बराबर, हमने लैबोरेट करके बनाया ना, एक्सपांशन करके। तो एक्सेलरेशन मुझे क्या मिल रहा है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, देखो ये फोर्स की इक्वेशन और ये फोर्स की इक्वेशन दोनों ही सही बोल रही है, दोनों ही करेक्ट है अपने हिसाब से। तो अगर दोनों ही करेक्ट है तो दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी अपने आपस में, एम इज इक्वल टू माइनस के। अब देखो एक ही मेरे को अभी अभी वैल्यू मिली है, क्या मिली है? डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, तो मैं वो पुट कर दूंगा। इसके बाद क्या करो, इसको डिवाइड बाय एम कर दो, इस पूरी इक्वेशन को। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय एम करता हूँ तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन इस तरह से, ये एम और एम कट जाएगा, ये डी टी स्क्वायर को लिखना भूल गया मैं, और इस के एक्स के नीचे एम आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, उस माइनस को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो वो प्लस बन जाएगा और मुझे मिलेगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे देखो पहले से पता है ओमेगा एक कांस्टेंट है जो दो कांस्टेंट के रेशियो को बताता है, के और एम को। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर को यहाँ भेजता हूँ तो ये जो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। अब तो मैं यहाँ पे के अपॉन एम दिखाई दे रहा है, तो मैं इस के अपॉन एम की जगह पर ओमेगा स्क्वायर भी रख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, राइट वाली भी और लेफ्ट, दोनों ही इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल बोलते हैं। बहुत बार से भी ये इक्वेशन 2 मार्क्स के लिए पूछा, किसी को डाउट है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में? नो तो सर। ये मैंने स्प्रिंग की हेल्प से फाइंड आउट किया। वातावरण अब इस इक्वेशन की मदद से ही मैं अब ये जो एग्जांपल देगा ना स्प्रिंग का, उसका डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करो। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जरा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। ऊपर की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को वापस से राइट में भेज दो। अगर मैं इस ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड भेज देता हूँ तो क्या होगा, इट बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा देखो मेरे को पहले से पता है ये डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर क्या था, देखो स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था, एक्चुअली एक्सेलरेशन है, करेक्ट ना? तो मैं क्या करता हूँ, इस डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर की जगह पर एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ ना, क्लियर है ना? मुझे देखो पहले से ही पता है, तो ये मुझे मिला इक्वेशन एक्सेलरेशन का, अंडरस्टूड? अच्छा जिस आवाज आ रही है माइक जरा बंद कर देना, आवाज आ रही है बैकग्राउंड की किसी से ना। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, करेक्ट? अगर ये कांस्टेंट है तो मैं अगर इसको उल्टा लेके जाऊं तो कैन वी से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन्हें अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, या डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला? अरे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, किसका है बैकग्राउंड नॉइज? ओके, अब हम लोग यहाँ पे केसेस देखेंगे कि कब मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और कब मेरा एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। ये डेरिवेशन समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया? किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? फर्स्ट स्टेप कुलसुम, सेकंड स्टेप काइस, थर्ड स्टेप साइमा, फोर्थ स्टेप फरहान, कोई डाउट एनी स्टेप? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब केसेस देखते हैं। तो ये फार्मूला याद रखो, हम इस फार्मूले के इस्तेमाल करने वाले, तो मैं इस फार्मूले को नीचे लिख देता, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले मैं वापस स्प्रिंग पे आता हूँ। या तो हम लोग स्प्रिंग बना रहे थे, ये मेरी स्प्रिंग है ना, एक रिजिड सपोर्ट से अटैच है और वो इस तरह से मोशन कर रही है। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली स्प्रिंग के पॉइंट को दिखा देता हूँ। ये पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, करेक्ट? अब स्प्रिंग कैसे मोशन कर रही है, इसी पी और आर और मेन पोजीशन के बीच में ही कर रही है। ये है डिस्टेंस, अगर इधर है तो पॉजिटिव डिस्टेंस, अगर लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, करेक्ट ना? नाउ अगर मैं स्प्रिंग के मोशन की बात करूं तो मेन पोजीशन शुरू होती है, राइट में जाएगी, फिर राइट से होते हुए मेन पोजीशन होते हुए लेफ्ट जाएगी, और लेफ्ट से जब रिटर्न बैक होगी तब उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? अब इसको मैं उल्टा बनाता हूँ, जरा ध्यान दो, ये ऐसा नहीं दिख रहा है तुम लोग को? तो अगर मैं इसका ऐसा बनाऊं तो, और इसके बीच में लाइन खींच दो तो कुछ समझ में आ रहा है? जब एक कंप्लीट वेव होती है ना
तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन भी होता है, यानी ऑसिलेशन का वेव होना और एक वेव का कंप्लीट होना एक जैसा ही होता है। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं मैं ये क्यों समझा रहा हूँ वेव से, तो वो भी बताऊंगा। पहले ये क्लियर है कि एक वेव का कंप्लीट ऑसिलेशन की वेवलेंथ लैम्बडा इतना होता है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा, जब एक एस बनेगा। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे? तो अभी जरा ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है वेव में, एम्पलीट्यूड होता है, करेक्ट ना। इस एम्पलीट्यूड को हम ऑसिलेशन में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है वो प्लस एम्पलीट्यूड भी है, और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस वो माइनस एम्पलीट्यूड है ना। इधर पे हम लोग एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? यानी मेन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ए रहेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग एक और नया वर्ड यूज कर रहे हैं। अब ये एम्पलीट्यूड वर्ड कहाँ से है, क्योंकि वेव की तरह ये कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है ना, इसी वजह से मैंने एम्पलीट्यूड वर्ड भी यूज कर लिया यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अब हम लोग देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम कब रहेगा। मान लो कि मेरी जो स्प्रिंग है वो मेन पोजीशन पे, अगर स्प्रिंग मेन पोजीशन पे है तो जाहिर बात है मेन पोजीशन है पे, यानी उसने कोई भी डिस्टेंस अभी तक कवर नहीं किया। अगर उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया है तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी जगह पे x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, पूरा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, 0। 0 का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? हाँ साइमा, कहेस, कुलसुम, फरहान, कम आ रहा है, करेक्ट ना। 0 वैल्यू छोटी होती है, तो मैं लूंगा यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन क्या है, मिनिमम है। कब मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मान लो मेरा स्प्रिंग कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे, या तो नेगेटिव साइड पे या तो पॉजिटिव साइड है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि आइदर कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ही है वो, करेक्ट। ऐसे में मैं क्या करूंगा, इसे x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, प्लस माइनस ए। तो देखो अब मेरी जो वैल्यू वो 0 तो नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो आ रही, करेक्ट ना। तो ऐसे में बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एक्सेलरेशन के केसेस में एक्सेलरेशन कब मिनिमम रहेगा, कब मैक्सिमम रहेगा? फैज, कुलसुम, फरहान, साहिबा, आगे नहीं बढ़ो। सर। हाँ हाँ। तो फरहान को क्या दे रहा है, साहिबा दे रही, कैद, कुलसुम ध्यान। ओके ठीक है। तो अब मेरे को नेक्स्ट पता करना है वेलोसिटी। देखो अभी तक हम लोग स्प्रिंग पे ही हैं, सारे फॉर्मूले निकाल रहे हैं। अब वेलोसिटी का पता करना है तो पहले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx कर, तो इस dv के पे डिवाइड कर दूंगा मैं dx, और इस dt के ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ dx। समझ में आया? सिर्फ एक एडिशन कॉन्सेप्ट की। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, dx अपन dt क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो इसकी जगह पर मैं क्या ले लूंगा, वेलोसिटी, और ये dv अपन dt एज इट इज है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। सेकंड चीज, एक और फॉर्मूला मुझे एक्सेलरेशन का पता है, और वो फॉर्मूला कहाँ क्या है, अभी अभी मैंने निकाला, क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। राइट साइड में मुझे क्या बचा, v dv अपन dx। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऑर्डर बनाता हूँ, इस dx को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, v dv, और इस तरफ क्या बचा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर इसको और सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नंबर टाइप से बढ़ता जा रहा है, तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करने पर v क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हें पता है इंटीग्रेशन में x का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपन 2, करेक्ट ना। तो v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपन 2, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 2। ये c क्या चीज है, तो c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हमें पहले से पता है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट को कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिल रहा है, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब मुझे ये c पता करना है। c पता करने के लिए हम लोग कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं जो मेरा स्प्रिंग है वो मेन पोजीशन पे, अगर स्प्रिंग मेरा मेन पोजीशन पे है तब उसका डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा उसका डिस्टेंस, 0 होगा, करेक्ट ना। और इस पोजीशन पे डिस्टेंस अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। चलो एक और कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं जो मेरी स्प्रिंग है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन में मेरा डिस्टेंस आइदर प्लस या माइनस ए रहेगा, एम्पलीट्यूड होगा, बट माई वेलोसिटी इज 0। क्यों, क्योंकि उस पोजीशन से ही मेरा जो स्प्रिंग है अपना पोजीशन चेंज करता है, करेक्ट ना।
अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है उसका मतलब कुछ देर के लिए वो वहां पे रुक रहा है, फिर रिटर्न बैक हो रहा है, यानी वेलोसिटी कुछ देर के लिए जीरो हो रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, अब इसी इक्वेशन में ये एक्सट्रीम पोजीशन का केस लूंगा और वैल्यू पुट करूंगा। मुझे v क्या मिल रहा है? जीरो, करेक्ट ना? तो अगर मैं यहाँ पे जीरो डालता तो ये पूरा भाग जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, x या तो प्लस a या माइनस a, तो जरूर पुट करते हैं और देखते हैं राइट डायरेक्शन में क्या मिलता है। तो ये हो गया जीरो और x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, प्लस माइनस a, तो जारी बात है ये साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 और जीरो है तो मैं c को इधर ही रहने देता हूँ और इस भाग को ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट लूंगा तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, करेक्ट? तो c की वैल्यू मेरे को क्या मिली, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं क्या कहूंगा, ये c की वैल्यू को जो इक्वेशन में मैंने पुट करके c पता किया है ना, उसी इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दूंगा। c की वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा मुझे, वी स्क्वायर अपॉन 2, ये पार्ट तो एज इट इज है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला नया पार्ट है, c की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। सभी इक्वेशन में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, माइनस को अंदर पुट करो, ऐसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड क्या करो, इस v को राइट साइड पुट करो तो स्क्वायर रूट लगा देगा, ओमेगा स्क्वायर रूट को काट के आउट हो जाएगा, बट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये है हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन बेस्ड ऑन लीनियर मोशन ऑफ स्प्रिंग। किसी को कोई डाउट है, कोई भी स्टेप में डाउट आया तुम लोग को? सर मैं नहीं स्टार्टिंग सर। में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स किया। कौन सा वाला, ये वाला स्टेप पे डाउट है कि ये वाले स्टेप पे? ये तो अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, याद है ना? स्टार्टिंग में हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है अभी अभी, तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही फॉर्मूला। हाँ ठीक है। और कोई डाउट? सर मैं बोल रहा था कि आप डेरिवेशन मतलब वो ऑन बोर्ड पे करके बता सकते हो क्या, उससे अच्छे से समझेगा ज़्यादा। हाँ कभी कभी करूंगा मैं, जैसे अभी नहीं करूंगा लेकिन करूंगा, ठीक है? अरे और कोई डाउट है क्या मेरा? अरे फरहान, यहाँ पे डाउट का मेन मिशन है, कोई डाउट तो नहीं आया, मैं वो पूछ रहा था। मैं कराऊंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी रिदम पे आ गया। अभी कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट टाइम अच्छा मैं याद रखूंगा। यहाँ ये स्टेप में कोई डाउट है, ये साइड में फॉर्मूला क्लियर है सभी को? पक्का आगे बढ़े? ओके। हाँ सर। अब हम लोग वेलोसिटी का भी मिनिमम और मैक्सिमम केस देखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, याद रखो। मेरा वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये देखना। तो मान लेते मेरा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, जीरो। अगर इसको जीरो पुट करता हूं तो क्या बचेगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। अब देखो मेरे को वैल्यू जीरो नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है, मेरी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। इससे ये समझ में आ रहा है मेन पोजीशन में हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और मेन पोजीशन में वेलोसिटी पता करना है तो ये फॉर्मूला यूज करके। अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हल है। देखो एक्सट्रीम पोजीशन में जो डिस्टेंस वो जीरो नहीं होता है, आइदर प्लस ए और माइनस ए होता है। मैं क्या करता हूँ, इस x की जगह पर प्लस या माइनस ए ले लेता हूँ। क्लियर? देखो यहाँ पे पहले से a है और मैंने यहाँ पर भी ये a एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल A की जगह स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एम्पलीट्यूड को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a और ये मिलकर क्या हो जाएगा, a माइनस ए, जीरो हो जाएगा, बरोबर? जीरो होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की, जीरो, क्योंकि पूरे इक्वेशन को वो जीरो कर देगा, करेक्ट? तो क्या पता चल रहा है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे रहते हैं ना ऑब्जेक्ट, तब वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जब भी एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी का बात आए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जीरो ले लेंगे। कोई डाउट है इस केस के अंदर? ये केस समझा, एक्सट्रीम पोजीशन का स्टेप सब क्लियर है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए की वजह स्मॉल ले ले रहे हैं और कुछ नहीं, पक्का? चलो आगे। अब लास्ट फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट का निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट फार्मूला निकालने के लिए मैं वेलोसिटी का फार्मूला ही यूज करूंगा। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, देखो राइट साइड में कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, पहले लेफ्ट में चेंज करते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट ना? नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है उसको लेफ्ट साइड ले लो और इस dt को राइट साइड ले लो, शिफ्टिंग करना है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा dt। आप दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। देखो कांस्टेंट पार्ट में कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, क्लियर?
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और dx अपन dt इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है मैथ्स में जो क्या है साइन इनवर्स एक्स अपन है। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं क्या ले लूंगा, इस भाग की जगह पर साइन इनवर्स एक्स अपन है और ये हो जाएगा dt बन जाएगा t ओमेगा t प्लस अल्फा। अब ये पे अल्फा क्या है, तो अल्फा एक्चुअली इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब होता है कि वो साइन इस फॉर्म में 1 अपॉन साइन फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 अपॉन साइन को जो यहाँ पर है इसको राइट में लेता हूँ तो वो साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा। इसके बाद इस a को भी राइट से ले लो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और बन गया ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो जरा गो थ्रू करते हैं। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, ये स्टेप समझा। सेकंड स्टेप में हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, क्लियर स्टेप। थर्ड स्टेप क्लियर है। फोर्थ स्टेप कैस, कुलसुम, फरहान, साइमा, कोई डाउट है? ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोई डाउट यहाँ पे? ये स्टेप पे कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब उसके बाद केसेस देखते हैं, कब मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और कब मेरा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम रहेगा, और उसके फॉर्मूले भी क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं कि मेरा जो स्प्रिंग है वो मेन पोजीशन पे, या मान लो मेन पोजीशन से उसने शुरुआत की है, तो मान लेते हैं मेन पोजीशन पे है तो उसका टाइम क्या रहेगा 0 और उसका डिस्टेंस भी क्या रहेगा 0। ऑफ कोर्स वो मेन पोजीशन पे नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे, करेक्ट ना, वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डिस्टेंस का इक्वेशन है ना, ये फॉर्मूला, इसमें मैं x और t की वैल्यू डालूंगा। तो अगर मैं t की जगह पर 0 पुट करता तो ये हो गया 0, x की जगह पर भी 0, तो क्या मिलेगा, a साइन अल्फा बचा और राइट साइड में क्या है 0। अब मैं इस a को भी लेफ्ट साइड भेजूंगा, अगर a को लेफ्ट साइड भेजूंगा तो 0 अपॉन a क्या हो जाएगा 0, तो मुझे क्या मिलेगा साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब मुझे ये देखना है कि साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो हमें क्या पता चलता है, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, जब साइन 0 डिग्री होता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ बोल दूंगा जब अल्फा 0, जब साइन की वैल्यू 0 डिग्री होती है, यानी अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो साइन अल्फा क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया? तो ये मेरे को मिली अल्फा की वैल्यू। अब क्या करना है, इस अल्फा की वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पर ना, दिस टाइम x और t की वैल्यू मत पुट करना, ठीक है। ये इतनी मेहनत हम लोग ना अल्फा पता करने में गए। अब मैं जैसे ही यहाँ पर 0 पुट करूंगा अल्फा की जगह पर, तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे तुम लोग डिस्प्लेसमेंट का, जब तुम्हारा पार्टिकल कहाँ पर होगा, मेन पोजीशन पे। अब चलो देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखेंगे। मान लेते हैं तुम्हारा जो पार्टिकल है वो शुरुआती एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है, यानी इसकी जो वैल्यू है आइदर प्लस और माइनस एम्पलीट्यूड है, उस वक्त उसका टाइम क्या रहेगा 0, मतलब वो पार्टिकल शुरू ही एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है, तो यानी उस वक्त टाइम क्या है 0 था और उसका डिस्टेंस क्या है आइदर प्लस और माइनस है। अब मैं क्या करूँगा, सेम फार्मूला लूंगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यही है ना फार्मूला। टी की जगह क्या ले लेंगे 0, करेक्ट, ले लिया। एक्स की जगह क्या ले लूंगा, प्लस और माइनस ए। देखो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस ए स्मॉल लिया है, ये बताने के लिए कि ये जो है वो भी एम्पलीट्यूड को ही शो कर रहा है। तो ये ए और ये ए कट गया, तो क्या बचा प्लस माइनस ए साइन अल्फा। अब मुझे ये पता करना है कि साइन अल्फा प्लस और माइनस ए कब आता है, तो हमें पता है जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना, तब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, करेक्ट। इसी तरह से और भी वैल्यू देखेंगे कब अपना जो साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है, आइदर प्लस में या -1 में। तो रेडियन फॉर्म में अगर देखें तो जब 90 डिग्री होता है तब आती है, और जब 270 डिग्री होता है तब आती है, यानी π/2 पे और 3π/2 में साइन की वैल्यू आइदर +1 मिलेगी या -1 मिलेगी। तो मैं π/2 भी पुट कर सकता हूँ यहाँ पर और 3π/2 भी। अगर +1 वैल्यू चाहिए तो π/2, अगर नेगेटिव साइड चाहिए तो 3π/2। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, अल्फा तो मेरे को मिल गया, मैं वापस इस फॉर्मूले में अल्फा का वैल्यू पुट करूंगा। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल होगा तो हम लोग ये वाले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो पहले इसको और फर्दर कैलकुलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सुना था कि अगर कोई फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो इसका कन्वर्जन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में, ये बन जाता है ए कॉस ओमेगा टी। ऐसा होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? देखो मुझे इसका आइडिया नहीं, बस मुझे पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया ऑड इवन के बेसिस पे।
क्योंकि ये नंबर यहाँ पे इस नंबर को काट नहीं रहा है, यानी ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज होता है, इवन नंबर होता है तो साइन बदलता नहीं है। ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? केसेस कोई डाउट आया है यहाँ पर दोनों में? आगे बढ़े गाइस, कुलसुम, साहिबा, फरहान। और भी केसेस देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के। अभी देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको और डिटेल में जाते हैं। मान लेते हैं कि अपना पार्टिकल मीन पोजीशन में तब टाइम इसका 0 होगा और उसका मान लो कि फेज एंगल 0 है, तो वो बताओ कि उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो टाइम की जगह पर तुम पुट करोगे 0, अल्फा की जगह पे भी तुम पुट करोगे 0। अगर ये पूरा ब्रैकेट ही 0 है तो जाहिर बात है तुमको पूरी वैल्यू 0 आएगी, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम रहेगा। अंडरस्टूड? मान लो तुम्हारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करा है, तब उसका टाइम 0 है और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर प्लस और माइनस है। अब क्या करो, इधर पे और एक और चीज दी है, टाइम तो दिया है, उसके साथ तुमको फेस एंगल भी दिया हुआ है। फेस एंगल क्या है? आइदर π/2 और 3π/2, दोनों अपन पुट करेंगे। तो भाई ये तो 0 हो गया, अल्फा या तो π/2 होगा या अल्फा 3π/2 होगा। ना दिस टाइम साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो x क्या मिल रहा है मुझे? प्लस है। 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 3π/2 -1। तो यहाँ पे मुझे माइनस ही मिल रहा है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल होगा तब मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम ही आएगी, इधर प्लस है और माइनस है, लेकिन 0 नहीं रहेगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन? एनी डाउट? क्लियर है सभी को? कैस, कुलसुम, फरहान, साइमा? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अब ये वाला जो पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ये पार्ट नहीं है, ये रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद इसका डेरिवेशन पार्ट ये भी नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हम लोग ऑसिलेशन को सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके देख रहे हैं। मतलब एक सर्कल होने में जो मोशन लगता है उतना ही एक स्प्रिंग का एक कंप्लीट मोशन होने में लगता है, बस वही देखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये भी एग्जाम में रिड्यूस किया गया है इस बार, तो ये ग्राफ का भी पार्ट नहीं करना है। अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर इससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को मैं ये पढ़ाता हूँ कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग अ सेम लाइन। देखो अभी तक हम लोग जितने भी इक्वेशन बना रहे थे वो किसके बेस पे बन रही थी? एक स्प्रिंग है जो एक टेबल पे मोशन कर रही है। मान लो एक साथ 2 स्प्रिंग है और दोनों ही साइमल्टेनियसली मोशन कर रही है, और दोनों का साथ में तुमको क्या पता करना है? डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तब कैसे पता करोगे? हाँ, यानी इस बार एक नहीं है, एक से ज्यादा है, आपको 2 दे दिए गए। दोनों का ऑसिलेशन का एक साथ डिस्टेंस निकालो, एक साथ वेलोसिटी फाइंड करो और एक साथ उसका एक्सेलरेशन निकालो। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि दोनों स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो साइमल्टेनियसली मतलब सेम हो रहा है। नहीं, अगर एक स्प्रिंग जा रही है राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे तो दूसरी भी सेम टाइम पे राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है। ओके, देखो तो हम लोग स्प्रिंग को शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं, ऐसा सिर्फ नॉर्मल टेबल बना के। अब देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या है? x = a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, अगर 2 स्प्रिंग है तो उनके हिसाब से मुझे 1 1 पुट करना पड़ेगा। ax1 a1 ओमेगा t प्लस अल्फा 1। दूसरे स्प्रिंग का है x2 a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। अब मुझे क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला निकालना है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों का एडिशन, दोनों स्प्रिंग की वैल्यू को ऐड कर दो। तो पहले स्प्रिंग की वैल्यू क्या है? a1 sin 1 ओमेगा t प्लस अल्फा 1। दूसरे स्प्रिंग की वैल्यू क्या है? a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। मान लेते हैं कि ये ओमेगा t तुम्हारा a है और अल्फा 1 b है। बिल्कुल इधर पे भी सेम करो, ओमेगा t तुम्हारा a है, अल्फा 2 b है। तो अगर इसको ध्यान से देखो, ये साइन ए बी प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़ चुके हो? क्या है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट? तो हम लोग इस जगह पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे हम लोग a2 और a1 को टच नहीं कर रहे हैं, वो देखो आउटसाइड निकाल दूंगा मैं। तो a क्या है हमारा? ओमेगा टी, और b क्या है? अल्फा 1, करेक्ट? तो ये होगा साइन a मतलब ओमेगा टी कॉस अल्फा 1
कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, बिल्कुल ये इसका भी सेम फॉर्मूला बनेगा, ए टू ब्रैकेट साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा टू कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा टू। समझा ये वाला पार्ट? किसी को कोई डाउट है स्टार्टिंग और यहाँ तक? पक्का क्लियर? कुलसुम आगे बढ़े? यस सर। अब देखो मैंने जानबूझ के इसको ऊपर नीचे लिखा है मेरे ये वाला स्टेप वापस एक बार बताओ। विच वाला? दिस स्टेप? ये वाला ही, हाँ। हाँ तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो ना ओमेगा टी मान लो ए है, ठीक है, और अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो बी है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी कॉस बी मतलब कॉस अल्फा 1, करेक्ट, कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, करेक्ट ना? बिल्कुल इसी जैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला मैंने पुट किया है। अब मैंने जानबूझ के इसको नीचे लिखा है इस तरह से, रीजन है मुझे कॉमन निकालना है। देखो ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी कॉमन जा रहा है कि नहीं? अगर मैं इसको कॉमन यहाँ पे लिखता हूँ तो अंदर क्या जाएगा, a1 कॉस अल्फा 1, इधर जाएगा a2 कॉस अल्फा 2। समझ रहा है कैसे निकाला कॉमन? किसी को कोई डाउट आया यहाँ पे? साइमा, कैस, कुलसुम, फरहान, पक्का ना? सर हाँ। ओके। सिमिलरली यहाँ से मैं कॉस ओमेगा टी कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं कॉस ओमेगा टी कॉमन लेता हूँ आउटसाइड तो यहाँ पर A1 अंदर डाल दिए। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो जो जो अनकॉमन पार्ट है वो मेरे को अंदर शो करने पड़ेंगे, करेक्ट ना? हाँ। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो A1 लिखना पड़ेगा, साइन अल्फा 1 भी लिखना पड़ेगा, और नीचे से A2 लिखना पड़ेगा और साइन अल्फा 2 लिखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे ट्रिक किया? इसी वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है, क्योंकि अगर मैं सीधा लिखता ना तो तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन सर वो एक स्टेप अगर बढ़ा के लिखे तो भी चलेगा। मतलब वो स्टेप में A1 को अंदर डाल दी। हाँ हाँ चलता है, स्टेप बढ़ा सकते हो, अगर जरूरत नहीं है फिर भी बढ़ाना तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अजम्पशन करना, मान लो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये दोनों ब्रैकेट वाला पार्ट जिसमें कॉस कॉस है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, वो है आर कॉस डेल्टा। यहाँ पे आर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे आर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक साथ दोनों स्प्रिंग का स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा नया सिंबल लेना पड़ेगा ना ताकि कंफ्यूजन हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो। सिमिलरली जहाँ साइन साइन दिख रहा है ना, उस ब्रैकेट के पार्ट को मैं आर साइन डेल्टा बोलूंगा, ठीक है? अजम्पशन किया। अब क्या करेंगे, हम इस टेबल की जगह पर ये जो अजम्पशन किया है ना, आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा, वो लिख देंगे। तो इधर पे मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस डेल्टा, इधर पे मैंने क्या लिख दिया, आर साइन डेल्टा, बाकी पार्ट देखो एज इट इज है। अब क्या करते हैं, देखो दोनों साइड में आर आर तो कॉमन है, तो आर कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ये कुछ फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, साइन ए कॉस बी साइन ए, वैसी फॉर्मूला लग रहा है ना, करेक्ट ना? रिमेंबर फॉर्मूला। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो उल्टा चला गया है ना, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये बोल सकता हूँ आर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, करेक्ट ना? समझा कैसे निकाला ये? तो ये मिला मुझे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई को डाउट है? क्लियर है सभी को? कहे स्कूल सुन ओके। अब हम लोग दूसरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालते हैं। अभी देखो ये जो कंसिडर किया है ना, ये पार्ट पे ही ध्यान देना, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके मैं आगे के सारे फॉर्मूला क्रिएट करने वाला हूँ। अब सेकंड फॉर्मूले का क्रिएशन के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूले को पहला तो मैं ऐड करूंगा, उसके बाद दोनों में स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो देखो मैंने नीचे क्या किया, उन दोनों फॉर्मूले को ऐड किया और दोनों को ऐड करने के बाद स्क्वायर किया। अगर लेफ्ट साइड को ऐड किया तो राइट साइड में भी सेम चीज होगी, दोनों ऐड हो गए और दोनों पे स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब मैं अगर यहाँ पे आर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ये बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, सिर्फ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब आते हैं राइट साइड में। अगर राइट साइड पे गौर से ध्यान दे, मान लेता कि a1 साइन अल्फा 1 ये a है, मान लो a2 साइन अल्फा 2 ये b है, तो ये बिल्कुल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तुमको? लग रहा है ना कि नहीं लग रहा? बिल्कुल यहाँ पर भी अगर मैं सेम चीज करूँ तो a1 कॉस अल्फा 1 कंसिडर कर लो a है, और a2 कॉस अल्फा 2 मान लेता हूँ b है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। दैट इज वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला।
क्या फॉर्मूला किसी को पता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग वही करेंगे, जहाँ पे ए रहेगा हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 साइन अल्फा 1, और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे लिखेंगे a2 साइन अल्फा 2 लिखेंगे। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1, समझ में आ रहा है सभी को। फिर उसके बाद क्या होता है, 2ab होता है, 2ab मतलब a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2। समझा? किसी को डाउट आया यहाँ पे? गाइस, साइमा, फरहान, कुलसुम, नहीं सर। पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पर भी सेम, दूसरा ब्रैकेट भी सेम बिहेवियर कर रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर की जैसा, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वो मैं डायरेक्ट तुमको शो कर दे रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ देख लो। देखो सेम नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई किया गया। अब यहाँ पर भी सेम चीज करने वाले हैं, हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे कॉमन निकालेंगे वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो a1 और a1, देखो मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे लिखा है, ये a1 और a1 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? अगर मैं इसमें से और इसमें से सिर्फ इतने पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, इस बॉक्स पे, अगर मैं a1 और a1 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। समझाइए? किसको डाउट है? आगे बढ़ो। बिल्कुल वैसे ही देखो, मैंने a2 स्क्वायर में से a2 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, इसमें सिर्फ इसको ही पे ही ध्यान दो। अगर a2 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 2। किसी को डाउट आया यहाँ पे? क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 2a1 a2 को कॉमन लूँ इस हिस्से से, तो अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। करेक्ट ना? अब देखो मेरे को पहले से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये बिल्कुल वैसी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा है ना? तो चलो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब नीचे क्या था इतना बड़ा, अगर इस पे ध्यान दो, मान लो a अल्फा 1 a है और अल्फा 2 b है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस a माइनस b का। तो मैं इसकी जगह पर कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। अब मैं क्या कहूँगा, इस स्क्वायर को जो r पर है उसको राइट साइड पुश करता हूँ। राइट साइड शिफ्ट करने पर क्या मिलेगा मुझे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। समझा? ये फॉर्मूला याद रखो, तो ये फॉर्मूला तुमको 4 चैप्टर आगे जो 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी यूज करना। समझ में आया? किसी को डाउट आया इस पूरे फॉर्मूले में हमने कैसे किया? क्या हुआ? तो फॉर्मूले का मतलब नाम क्या था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जब देखो दो चीज के एक साथ स्टडी करते हैं ना, जैसे मान लो वेव हो गई, मान लो स्प्रिंग का मोशन हो गया, तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आर के अंदर 2 एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, a1 और m2 दिख रहे हैं कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। और सर अगर 3 एम्पलीट्यूड रहे तो a1? 3 तो रहते नहीं है, लेकिन 3 भी रहेंगे तो भी रिजल्टेंट यूज करेंगे, पर कभी कोई भी केस में 3 नहीं किया है अभी तक। 2 से ज्यादा वेव को कभी 2 से ज्यादा वेव कभी कंबाइन किया ही नहीं है किसी भी केस में। पर अगर रहेगा तो सिर्फ एडिशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। a1 a2 की जगह a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा, उस हिसाब से फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। अभी तो नहीं है तुम्हारे पोर्शन की तरह सिमिलर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, नहीं, a प्लस b द होल स्क्वायर। काफी हद तक वैसे ही है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है कॉस डाला है। हाँ। और ये पॉपुलर फॉर्मूला तुम लोग रिमेनिंग 2 चैप्टर, मतलब जब तक लाइट चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे भी इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑसिलेशन से बना है ना, और ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट और वेव कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। करेक्ट ना? इसी वजह से ये फॉर्मूला बार बार हम लोग यूज करते रहेंगे। चलो अभी तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बनाया, अब हम लोग को एंगल का फॉर्मूला बनाना है, मतलब फेज का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे फेज एंगल को बता रहा है, तो वापस से ऊपर जाएंगे। ऊपर जो फॉर्मूला क्रिएट किए थे ना अजम्पशन वाला, याद है, आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा। अब क्या करना है मालूम है, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देना है, बस। समझ गए? यानी आर कॉस डेल्टा अपन आर साइन डेल्टा कर देना है, बस। उसको उल्टा भी कर सकते हैं, आर साइन डेल्टा अपन आर कॉस डेल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। तो चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो
तो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर लेफ्ट साइड पार्ट डिवाइड होंगे तो राइट साइड भी होंगे। और सवाल ये है कि राइट साइड में तो मैं कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो उसको छोड़ दो। आर और आर कट गया, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा क्या हो जाता है, टेन डेल्टा। ठीक है, इस 10 को राइट साइड लेंगे तो 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 इनवर्स, करेक्ट। तो ये 10 इनवर्स हो गया, मिल गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डेल्टा का है, इसके जरिए हम फेज एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तीनों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, और लास्ट वाला फेज एंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस में। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्पेशल केस देखेंगे। और ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का केसेस देख रहे हैं, इसको एकदम ध्यान से याद रखना कि ये लाइट चैप्टर में भी ये केसेस तुमको दिखाई देने वाले। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लो कि दो स्प्रिंग साथ में ऑसिलेशन कर रही है और दोनों स्प्रिंग का जो फेज डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। ये कब हो सकता है मालूम है, जब एक स्प्रिंग का मोशन और दूसरे स्प्रिंग का मोशन एक जैसा। ठीक है, तो उस वक्त मैं बोलूंगा दोनों का एंगल एक जैसा बन रहा है। जब ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है। अगर दोनों ऊपर जा रही है तो दोनों का एंगल कैसा होगा, सेम होगा कि नहीं। तो मैं लूंगा अल्फा 1 बराबर है अल्फा 2 के। अगर अल्फा 2 को लेफ्ट साइड ले लूं तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, 0। मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। जब दो चीज सेम होगी तो वैल्यू 0 ही आएगी ना। तो अब मैं क्या करूंगा, cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह पे ले लूंगा 0। तो cos 0 क्या होता है, 1, करेक्ट। तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ये बिल्कुल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो यहाँ मुझे मिला ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काटेगा, तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, a1 प्लस a2। अभी मैं खुद ही बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों का फेस एंगल एक जैसा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों एम्पलीट्यूड का बिहेवियर एक जैसा है। यानी a बराबर है a1 के, a1 और a2 बराबर है एक दूसरे के, करेक्ट ना। अगर सेम एंगल बना रहे तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, करेक्ट ना। तो a1 प्लस a1 क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समझा ये केस। तो जब दो वेव एक जैसी होती है ना, तुमने देखा समुद्र में भी देखा होगा, एक लहर चल रही है और दूसरी लहर भी सेम टाइप चल रही है, तो दोनों मिलकर एक बड़ी वेव बन जाती है ना, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। किसी को डाउट है इस केस के अंदर, नहीं। डाउट। नहीं सर। दूसरा मान लेते सेकंड केस में क्या हो रहा है, दोनों का फेज का डिफरेंस है ना वो 0 नहीं है, वो परपेंडिकुलर। मान लो दोनों एम्पलीट्यूड, मान लो अगर एक वेव ऐसी जा रही है तो दूसरी वेव मान लो अपोजिट जा रही है। अगर अपोजिट जा रही है यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैपन हो रहा है। और मान लो 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री मतलब π/2, तो मैं बोलूंगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज π/2। तो सेम फॉर्मूला लूंगा मैं, सिर्फ यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 90 डिग्री, करेक्ट ना। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसके वजह से पूरा भाग 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बचेगा, बरोबर ना, बरोबर के नहीं। तो ये मिला मुझे फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। ये फॉर्मूला कब यूज करूंगा मैं, जब दोनों एम्पलीट्यूड का डिफरेंस 90 डिग्री का होगा। मान लो ऐसा कोई केस है जिसमें दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है, अगर दोनों पे एम्पलीट्यूड बराबर है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसको काट देगा तो क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू √2a। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दोनों एम्पलीट्यूड बराबर रहेंगे। समझ में आया। तो मैं एक साथ एक और केस को भी क्लियर कर रहा हूँ। मान लो दोनों के फेज का डिफरेंस 180 डिग्री का है। अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले में इधर में 180 रख देंगे। 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, पता है ना। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 रखूंगा तो यहाँ पे -2a1 a2 आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a1 माइनस a2, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का होता है। अब मान लीजिए दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है, अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है तो a माइनस a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो तुम्हें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कब 0 आएगी, जब cos की वैल्यू 180 रहेगी। समझ में आ रहा है केस। किसी को कोई डाउट आया केसेस में, पहले दूसरे तीसरे केसेस में, क्लियर है। कहे कुलसुम, साइमा, फरहान, एनी डाउट। हाँ सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आगे जो दिखाई दे रहा है ये केस मैंने तुम लोग को ऊपर ही समझा है ना। कब तुम्हें 0 मिलेगा, कब तुमको √2a मिलेगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो अगर पुट करना तो करो या तो यहीं पे छोड़ दो। कब तुम्हें 0 मिलेगा ये सब मैंने पहले ही समझा। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं समझूंगा। तो हम लोग ने दो स्प्रिंग जब साइमल्टेनियसली मोशन करेगी तो उसमें क्या केसेस आते हैं वो भी हम लोग ने देख लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग सिंपल पेंडुलम देखेंगे
हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ तक किसी को